गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम सॉइल मैकेनिक्स में कंसोलिडेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अपना क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज ए है सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, बी है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सी है ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड, डी है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है इसको CV से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो यूनिट आती है वो है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड और मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आप चाहो तो इसमें एक रिलेशन होता है, वहाँ से आप इसके यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो। वो होता है K = होता है CV mv इंटू गामा W। तो यहाँ से आप इसकी यूनिट को कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज ध्यान रख लेना। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट ऑफ कंसोलिडेशन। ए है इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, बी है इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सी है इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, डी है इज अनअफेक्टेड बाय परमेबिलिटी। तो जो रेट ऑफ कंसोलिडेशन है CV, तो यहाँ से हम देख सकते हैं CV और जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के बीच में जो रिलेशन आ रहा है वो क्या है, CV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K और K है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो यानी जो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है वो क्या है, परमेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और परमेबिलिटी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका मतलब है कि जो CV है वो टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो CV पे परमेबिलिटी का इफेक्ट भी होगा और जो फैक्टर परमेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं वो CV को भी इफेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर के लिए देखें तो जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो CV की वैल्यू भी क्या है, इंक्रीज होगी। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, इंक्रीज विद increase in temperature. Next question is the slope of isochrone at any point at a time indicates rate of change of A है effective stress with time, B है effective stress with depth, C है pore water pressure with depth, D है pore water pressure with time। तो ये जो आइसोक्रोन है, आइसोक्रोन ये हमें मिलता है जब हम 1D एनालिसिस ऑफ कंसोलिडेशन, जो किसके द्वारा गिवन है, टरजागी के थ्रू, टरजागी के द्वारा गिवन है 1D एनालिसिस ऑफ कंसोलिडेशन। तो इसमें क्या है, हमें आइसोक्रोन मिलते हैं। तो ये जो आइसोक्रोन है इसका स्लोप है वो रिप्रेजेंट करता है पोर वाटर प्रेशर विद डेप्थ। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्ले बिहेव लाइक ए डेंस सैंड। ए है ओवर कंसोलिडेटेड क्ले विद हाई OCR, बी है ओवर कंसोलिडेट क्ले विद लो OCR, सी है नॉर्मल कंसोलिडेटेड क्ले, डी है अंडर कंसोलिडेटेड क्ले। तो जो ओवर कंसोलिडेटेड क्ले है, ओवर कंसोलिडेट क्ले विद हाई OCR, OCR का मतलब है ओवर कंसोलिडेट रेशियो, ठीक है। तो हाई OCR के साथ जो ओवर कंसोलिडेट क्ले होती है वो क्या बिहेव करती है, एज लाइक डेंस सैंड। और जो नॉर्मली कंसोलिडेट सॉइल है वो बिहेव करती है एज लाइक लूज सैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज अफेक्टेड बाय। ए है कंप्रेसिबिलिटी, बी है परमेबिलिटी, सी है बोथ A एंड B, डी है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। जो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है वो कंप्रेसिबिलिटी पे भी
डिपेंड करती है एंड परमेबिलिटी पे भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज ए है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रेनेज पाथ, बी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ड्रेनेज पाथ, सी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रेनेज पाथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, डी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ड्रेनेज पाथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन ड्रेनेज पाथ एंड टाइम में अगर रिलेशन देखें तो ये आता है टी वी इज इक्वल टू सी वी टी अपॉन डी स्क्वायर, जहाँ पे टी वी क्या है, टाइम फैक्टर है और ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन पे, ठीक है। और ये एक यूनिटलेस पैरामीटर है, ये भी ध्यान रखना है, यूनिटलेस पैरामीटर। सी वी है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, टी है टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसोलिडेशन, डी है यहाँ पे ड्रेनेज पाथ डिस्टेंस। जो डी की वैल्यू है, अगर सिंगल ड्रेनेज है तो जो डी की वैल्यू होती है, अगर कोई भी सॉइल है उसकी लेयर की थिकनेस h है तो सिंगल ड्रेनेज की कंडीशन में d इज इक्वल टू h होगा और डबल ड्रेनेज की कंडीशन में d इज इक्वल टू h/2 होगा। क्योंकि डबल ड्रेनेज में जैसे कोई भी सॉइल मास है, सपोज दैट इस तरीके से, डबल ड्रेनेज में क्या होगा कि जो बॉटम लेयर है उससे भी ड्रेनेज होगा, टॉप लेयर है इससे भी ड्रेनेज होगा। तो इस केस में जो ड्रेनेज पाथ डिस्टेंस आएगी वो h/2 आएगी अगर ये टोटल थिकनेस h है तो। और अगर वन वे ड्रेनेज है यानी ओनली टॉप लेयर से ड्रेनेज हो रहा है तो उस केस में d इज इक्वल टू होगा h। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर टी वी कॉन्स्टेंट है तो उस केस में सी वी इज इक्वल टू आ रहा है डी स्क्वायर टी इंटू टी वी या सी वी प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर अपॉन टी फॉर कांस्टेंट टाइम फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो सी वी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एंड जो ड्रेनेज पाथ है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ड्रेनेज पाथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम फैक्टर फॉर क्ले लेयर इज ए है ए डायमेंशनल पैरामीटर, बी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, सी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रेनेज पाथ, डी है इंडिपेंडेंट ऑफ थिकनेस ऑफ क्ले लेयर। तो देखिए टीवी और ड्रेनेज पाथ में जो रिलेशन होता है वो होता है टी वी इज इक्वल टू सी वी टी अपॉन डी स्क्वायर। जैसा कि हमने देखा है कि जो टी वी है यानी जो टाइम फैक्टर है ये एक यूनिटलेस पैरामीटर होता है और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, यानी यू पर डिपेंड करती है। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो जो ए ऑप्शन है वो इसके लिए इनकरेक्ट है, बी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। तो टीवी देखिए, टीवी क्या है, सीवी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सीवी है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो मैं कह सकती हूँ कि जो टीवी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के। तो जो बी ऑप्शन है वो इसके लिए करेक्ट है। अगर सी देखें तो वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रेनेज पाथ, तो वो इनकरेक्ट है। स्क्वायर ऑफ ड्रेनेज पाथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डी है इंडिपेंडेंट ऑफ थिकनेस ऑफ क्ले लेयर, तो ये भी गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन फॉर क्ले नॉर्मली ए है डिक्रीज विद इंक्रीज इन लिक्विड लिमिट, बी है इंक्रीज विद इंक्रीज इन लिक्विड लिमिट, सी है फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज विद इंक्रीज इन लिक्विड लिमिट, डी है रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लिक्विड लिमिट। तो इसमें ध्यान रखना है जो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है परमेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसके अलावा जो लिक्विड लिमिट आती है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और जो प्लास्टिक लिमिट आती है प्लास्टिक इंडेक्स आती है IP, इसके भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये रिलेशन ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा डिक्रीज विद इंक्रीज इन लिक्विड लिमिट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सैंडी सॉइल इज ए है ऑलमोस्ट इक्वल टू क्ले सॉइल, बी है मच ग्रेटर देन दैट ऑफ क्ले सॉइल, सी है मच लेस देन दैट ऑफ क्ले सॉइल, डी है नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है। तो कंप्रेसिबिलिटी होता है डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास ड्यू टू एक्सप्रेशन ऑफ एयर एंड पोर वाटर। कोई भी सॉइल मास है उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है या तो एयर के बाहर निकलने से या फिर पोर वाटर के बाहर निकलने से, तो उसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। अगर जो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ये ओनली एयर के बाहर निकलने की वजह से होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्शन। और अगर पोर वाटर के एक्सप्लेड होने की वजह से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। तो अगर बात करें हम सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी यानी उनके वॉल्यूम किस तरीके से चेंज होते हैं, तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम क्या है, इस तरीके से डिक्रीज होता है, और क्ले के लिए इस तरीके से। ठीक है, ये जो कर्व है ये सैंड के लिए है, ये क्ले सॉइल के लिए है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर रेट की बात करें तो रेट किसके लिए ज़्यादा होती है, सैंड के लिए ज़्यादा होगी। टाइम की बात करें कि किसके लिए टाइम ज़्यादा होगा, तो क्ले के लिए टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। अगर हम बात करें कि जो वॉल्यूम चेंज है वो सैंड में कम होगा या क्ले में कम होगा, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये जो सैंड में है वो वॉल्यूम कम हो रहा है, यह है चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी, much less than that of clay soil। Next question is the ultimate consolidation settlement of a structure resting on a soil, A है decrease with increase initial void ratio, B है decrease with decrease plastic limit, C है इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनिशियल वॉइड रेशियो, D है इंक्रीज विद डिक्रीज इन पोरोसिटी। तो अगर हम सेटलमेंट की बात करें तो सेटलमेंट को S से डिनोट करते हैं, ये इक्वल होता है डेल H। और जब कंप्रेसिबिलिटी या किसी भी सॉइल मास की कंप्रेसिबिलिटी होती है तो उस केस में एक रिलेशन आता है डेल H अपॉन H, डेल V अपॉन V, डेल E अपॉन 1 प्लस E नोट। तो देखिए यहाँ से अगर डेल H कैलकुलेट करना हो तो यहाँ से डेल H इज इक्वल टू क्या आ गया, H डेल E अपॉन 1 प्लस E नोट। तो जो फाइनल जो सेटलमेंट आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है,
एच डेल ई अपॉन 1 प्लस ई नोट, जहाँ पे ई नोट क्या है, इनिशियल वॉइड रेशियो। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर इनिशियल वॉइड रेशियो इंक्रीज करेंगे तो सेटलमेंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए, डिक्रीज विद इंक्रीज इनिशियल वॉइड रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्लोप ऑफ लीनियर पोर्शन ऑफ प्रेशर वॉइड रेशियो कर्व ऑन ए सेमी लॉग प्लॉट इज कॉल्ड। ए है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, बी है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, सी है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, डी है नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले इन सारी टर्म्स को हम समझते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन क्या होता है। अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, तो इसको ए वी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके लिए जो कर्व आता है, अगर इधर वॉइड रेशियो है, इधर इफेक्टिव स्ट्रेस है, तो इसका कर्व कुछ इस तरीके से आता है और ये जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट करता है ए वी की वैल्यू। अगर यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस 1 है, इफेक्टिव स्ट्रेस 2 है, इसके करस्पॉन्डिंग वॉइड रेशियो E1 है और इसके करस्पॉन्डिंग वॉइड रेशियो E2 है, तो यहाँ से जो AV की वैल्यू आती है वो आता है चेंज इन वॉइड रेशियो, चेंज इन वॉइड रेशियो टू चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। हमेशा ध्यान रखना है जो स्ट्रेस आता है वो ऑलवेज कौन सा होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस। चेंज इन वॉइड रेशियो की बात करें तो वॉइड रेशियो क्या आ गया, E माइनस E2। चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करें तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1, ठीक है, यानी डेल E अपॉन डेल सिग्मा बार। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब हम स्ट्रेस इफेक्टिव स्ट्रेस को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वॉइड रेशियो डिक्रीज़ हो रहा है, तो इस जो रेशियो लेते हैं तो ये क्या आएगा, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी नेगेटिव डेल ई अपॉन डेल सिग्मा बार, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसकी यूनिट क्या होगी, जो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट देखिए वॉइड रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, यानी यूनिट लेस होता है। और डेल सिग्मा बार की बात करें यानी इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करें तो ये क्या होता है, मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी जो AV की यूनिट आएगी वो क्या आ जाएगी, मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन या फिर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, ठीक है, ये AV की यूनिट होती है। इसके बाद में आता है कि अगर स्लोप सेमी लॉग पर आ रहा हो, यानी ये जो इफेक्टिव स्ट्रेस है ये आ रहा है log 10 बेस पर आ रहा हो, ये वैल्यू भी अगर log 10 सिग्मा 1 बार और ये log 10 सिग्मा 2 बार आ रहा है, तो इस केस में जो कर्व आता है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, और इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन इंडेक्स। CC से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है डेल E अपॉन log 10 सिग्मा 2 बार अपॉन सिग्मा 1 बार। ये भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि स्ट्रेस इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉइड रेशियो क्या है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने नेगेटिव से इसको रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट आता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी
इसको mv से रिप्रेजेंट करते हैं, और mv होता है कि कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। तो चेंज इन वॉल्यूम डेल v अपॉन v डेल सिग्मा बार। ठीक है, यहाँ से देखिए जब हम कंप्रेसिबिलिटी करते हैं किसी भी सॉइल मास की तो उसमें एक रिलेशन आता है डेल ई अपॉन 1 प्लस ई नोट। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पुट कर दे डेल वी अपॉन वी इज इक्वल टू डेल ई अपॉन 1 प्लस ई नोट, यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो डेल ई अपॉन डेल सिग्मा बार है ये किसके इक्वल होता है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी यानी ए वी के इक्वल होता है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एम वी इज इक्वल टू ए वी अपॉन 1 प्लस ई नोट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एम वी और ए वी में रिलेशन, एम वी क्या है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी और ए वी क्या है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। अगर लॉग सेमी लॉग कर्व पे आ रहा हो तो उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन या कंप्रेशन इंडेक्स। तो जो अपने पास क्वेश्चन है उसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सडन रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास अंडर एन अप्लाइड लोड इज कॉल्ड, ए है प्राइमरी कंप्रेशन, बी है इनिशियल कंसोलिडेशन, सी है कॉम्पैक्शन, डी है बोथ बी एंड सी। तो कोई भी पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल मास है पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल मास, तो जब इस पे हम लोड अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें जितनी भी एयर प्रेजेंट है वो एक्सप्लेड होती है, वो बाहर निकलती है। ये तब तक प्रोसेस चलता है जब तक कि सॉइल मास कंप्लीटली, जब तक कि सॉइल मास फुली सैचुरेटेड नहीं हो जाए, फुली सैचुरेटेड। जब फुली सैचुरेटेड हो जाता है तो उसके बाद फर्दर हम जब लोड इस पे अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, पोर वाटर, जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है वो एक्सप्लेड होता है। तो ये जो प्रोसेस है, जब कोई भी सॉइल मास पार्शियली सैचुरेटेड था उस कंडीशन में हम उस पर लोड अप्लाई करते हैं, तब क्या होता है वहाँ से एयर एक्सप्लेड होती है। तो इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को कॉम्पैक्शन या फिर इनिशियल कंसोलिडेशन। फिर इसके बाद में जब सॉइल मास फुली सैचुरेटेड हो जाए उसके बाद अगर लोड अप्लाई करते हैं हम, तो उस केस में क्या होता है कि जो पोर वाटर, जो एक्सेस पोर वाटर है, प्रेशर है, वो एक्सप्लेड होता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्राइमरी कंसोलिडेशन। जब पोर वाटर प्रेशर 0 हो जाए तो उसके बाद में फर्दर हम लोड अप्लाइड करते हैं तो क्या होता है कि जो सॉइल पार्टिकल्स है उसका एडजस्टमेंट होता है और उसमें कोई चेंज नहीं होता है, ओनली एडजस्टमेंट होता है। तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंसोलिडेशन। तो ये सारी टर्म आपको ध्यान रखनी है। तो अभी पूछा गया है कि सडन रिडक्शन, यहाँ पे कॉम्पैक्शन में जो वॉल्यूम में रिडक्शन आता है वो सडन आता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्पैक्शन और इनिशियल कंसोलिडेशन। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
which is not an assumption in Terzaghi theory of 1D consolidation. A है Darcy law is perfectly valid. B है water is compressible but soil particles are incompressible. C है hydrodynamic lag is considered but plastic lag is ignored. D है deformation of soil due to change in volume. तो कंसोलिडेशन के लिए टर्जागी ने अपनी थ्योरी दी थी, तो टर्जागी ने कुछ अजम्पशन माने थे कि जो सोइल मास है अजम्पशन थे, सोइल मास है फुली सैचुरेटेड होना चाहिए, फुली सैचुरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन। सोइल है होमोजीनियस होना चाहिए, आइसोट्रोपिक होना चाहिए। जो फ्लो है वो 1D होना चाहिए। 1D का मतलब ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में ही फ्लो पॉसिबल है, वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन फ्लो। उसके बाद में कि जो डार्सी लॉ है वो कम्प्लीटली वैलिड होना चाहिए। डार्सी लॉ वैलिड कब होता है कि फ्लो है वो सोइल मास में वो लेमिनार होना चाहिए, फ्लो इज लेमिनार। नेक्स्ट इसमें था हाइड्रोडायनेमिक लैग इज कंसिडर्ड, बट प्लास्टिक लैग इज नॉट कंसिडर्ड। टर्जागी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो उन्होंने डेरिवेशन दिया था वो ओनली प्राइमरी कंसोलिडेशन के लिए था, वैलिड फॉर ओनली प्राइमरी कंसोलिडेशन। ओनली प्राइमरी कंसोलिडेशन के लिए इसका मतलब क्या है कि जो वाटर पार्टिकल्स है, जो वाटर है और जो सोइल पार्टिकल्स है ये दोनों ही क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, बोथ आर इनकम्प्रेसिबल। तो ये सारे कुछ अजम्पशन है जो टर्जागी ने अपनी थ्योरी में कंसीडर किए थे। तो अभी जो क्वेश्चन गिवन है उसमें गिवन है कि कौन सा अजम्पशन है वो वैलिड नहीं है, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, वाटर इज कंप्रेसिबल बट सोइल पार्टिकल्स आर इनकम्प्रेसिबल। बट टर्जागी के अकॉर्डिंग क्या थे, वाटर एंड सोइल पार्टिकल्स दोनों ही क्या थे, इनकम्प्रेसिबल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स फॉर ए रीमोल्डेड सैंपल हुज लिक्विड लिमिट इज 50%। ए है 0.028, बी है 0.28, सी है 0.36, डी है 0.036। तो अगर कंप्रेशन इंडेक्स की बात करें तो सीसी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल ई अपॉन log 10 सिग्मा 2 बार अपॉन सिग्मा 1 बार। अगर सीसी की यूनिट की बात करें तो ये क्या है, एक यूनिट लेस पैरामीटर। इसके अलावा अगर अनडिस्टर्ब सैंपल है या रीमोल्डेड सैंपल है तो लिक्विड लिमिट और जो सीसी में है वो रिलेशन होता है, वो कुछ इस तरीके से है, सीसी इज इक्वल टू 0.007 WL माइनस 10 और एक होता है CC इज इक्वल टू 0.009 WL माइनस 10। यहाँ पे जो 0.007 WL माइनस 10 है ये किसके लिए है, फॉर रीमोल्डेड सैंपल, और ये वैल्यू है फॉर अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल।
क्वेश्चन में पूछा गया है रीमोल्डेड सॉइल सैंपल के लिए लिक्विड लिमिट है 50%, यानी सी सी इज इक्वल टू आ जाएगा 0.007 50 माइनस 10 0.007 40, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 0.28। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if time required for 50% consolidation of a remolded sample of clay with single drainage is T, then the time required to consolidate the same sample of clay with same degree of consolidation but with double drainage is A है T/2, B है T/2, C है 2T, D है 40। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है और क्या हमें कैलकुलेट करना है। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन सेम है। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का मतलब U1 और U2 सेम है। अगर U1 और U2 सेम है इसका मतलब जो टाइम फैक्टर आएगा वो भी दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा, दोनों कंडीशंस के लिए। इसके बाद गिवन है कि जो टाइम रिक्वायर्ड है हमें, सॉइल सैंपल है, क्ले है और इसमें अगर सिंगल ड्रेनेज हो रहा है, सिंगल ड्रेनेज का मतलब D इज इक्वल टू H और जो टाइम है T1 इज इक्वल टू T। पूछा गया है कि अगर डबल ड्रेनेज हो तो डबल ड्रेनेज में D2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा H/2 और T2 हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इन सब में रिलेशन देखते हैं। तो हमें पता है TV इज इक्वल टू क्या होता है CVT/D²। TV यहाँ पे कांस्टेंट है, CV कांस्टेंट है, तो यानी क्या आ गया T1/D1² इज इक्वल टू T2/D2²। यानी यहाँ से क्या आ गया T/D² इज इक्वल टू कांस्टेंट। दोनों कंडीशन को हमने कंसीडर कर लिया। T1 की बात करें तो T1 की वैल्यू T है, D1 है H², T2 हमें कैलकुलेट करना है और ये है H²/4। तो यहाँ से T2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से T/4। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा A T/4। Next question is direct measurement of permeability of specimen at any stage of loading can be made। A है only in fixed ring type consolidometer, B है only in floating ring type consolidometer, C है both A and B, D है none of these। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा A only in fixed ring type consolidometer। Next question is a normally consolidated clay settled 10 mm when effective stress was increased from 100 kN per meter square to 200 kN per meter square। If stress is further increased from 200 kN per meter square to 400 kN per meter square, then settlement of same clay is A है 10 mm, B है 20 mm, C है 40 mm, D है 80 mm। तो देखिए सेटलमेंट है S से डिनोट करते हैं और इसके लिए जो फॉर्मूला आते हैं S इज इक्वल टू डेल H डेल E अपॉन 1 + E0। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। इसके अलावा एक रिलेशन जो आता है वो है, अगर हम वॉल्यूम ऑफ कंप्रेसिबिलिटी की टर्म में देखें तो वॉल्यूम ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है डेल V अपॉन डेल सिग्मा बार। यहाँ से अगर डेल V अपॉन V है वो किसके इक्वल होता है, डेल H अपॉन H के इक्वल होता है। तो ये वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ से डेल H की वैल्यू क्या आ गई mv डेल सिग्मा बार इंटू H। तो ये इसके इक्वल भी होता है। अगर हम CC के टर्म में बात करें
तो वो होता है एच नोट इंटू सी सी अपॉन 1 प्लस ई नोट log 10 सिग्मा 2 बार अपॉन सिग्मा 1 बार। तो ये जो फाइनल सेटलमेंट है उसके लिए ये सारे फॉर्मूले ध्यान रखने हैं आपको। जो क्वेश्चन में गिवन है वो है कि जो सिग्मा 2 बार है वो है 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और जो सिग्मा 1 बार है ये है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर ये वैल्यू यहाँ पुट करें तो यहाँ log 10 2 आ गई। इसी तरीके से अगर फर्दर इंक्रीज़ कर रहा है उसके लिए सिग्मा 2 बार 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड सिग्मा 1 बार है 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से फिर क्या आ गए log 10 = 2। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी सेटलमेंट है यानी एस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू log 10 सिग्मा 2 बार अपॉन सिग्मा 1 बार और दोनों ही केस में वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है। तो सेटलमेंट भी क्या होगा S1 = S2 = S। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा 10 mm। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल सेटलमेंट ऑफ compressible soil strata 2 meter deep and having a coefficient of volume compressibility of 0.02 cm per kg under a pressure increment of 2 kg per centimeter square will be A है 2 cm, B है 4 cm, C है 8 cm, D है 10 cm। टोटल सेटलमेंट पूछा गया है एम वी डेल सिग्मा बार और एच हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओनली वैल्यू पुट करनी है इस फॉर्मूले में। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कैसे आया वो मैंने बता दिया है। तो देखिए जो क्वेश्चन में एच की वैल्यू गिवन है वो है 2 मीटर। एम वी यानी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, इसके लिए वैल्यू है 0.02 और चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस जो गिवन है वो है 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये सारी यूनिट है CGS में है, ये है MKS में। तो इस 2 मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूँगी तो ये क्या आ जाएगा 200 सेंटीमीटर। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कंसोलिडेशन टेस्टिंग कर्व फिटिंग मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन ए है कंप्रेशन इंडेक्स, बी है स्वेलिंग इंडेक्स, सी है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, डी है टाइम फैक्टर। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। जो कर्व फिटिंग मेथड आते हैं उसको हम यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। इसमें दो मेथड होते हैं, एक होता है स्क्वायर रूट ऑफ दो मेथड होते हैं इसमें। फर्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड, सेकंड इसमें आता है लॉगरिथम ऑफ टाइम फिटिंग मेथड और दोनों को हम यूज़ करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल आर रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग। ए है हाइड्रोमीटर टेस्ट, बी है श्रिंकेज लिमिट टेस्ट, सी है कंसोलिडेशन टेस्ट, डी है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। तो जो अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल रिक्वायर्ड होते हैं वो है कंसोलिडेशन टेस्ट, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्रेशन इंडेक्स ऑन ए सॉइल हेल्प टू डिटरमाइन। ए है टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसोलिडेशन, बी है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंसोलिडेशन, सी है टोटल सेटलमेंट ऑफ क्ले लेयर, डी है प्री कंसोलिडेशन प्रेशर ऑफ क्ले। तो जैसे हमने देखा था अभी एस का जो फॉर्मूला आ रहा था H0 CC/1 + E0
log 10 सिग्मा 2 बार अपॉन सिग्मा 1 बार। यानी ये किसके लिए यूज़ करते हैं? सेटलमेंट को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए सैचुरेटेड क्ले लेयर undergoing consolidation with single drainage at its top, then pore water pressure would be maximum at its A है top, B है middle, C है bottom, D है top and bottom। तो जब ड्रेनेज है वो सिंगल ड्रेनेज हो रहा हो तो उस केस में सपोज दैट ये कोई सॉइल मास है, ड्रेनेज है वो यहाँ से हो रहा है, तो इस केस में जो मैक्सिमम पोर वाटर प्रेशर आएगा वो कहाँ आएगा? एट बॉटम। अगर डबल ड्रेनेज हो रहा है तो उस केस में जो मैक्सिमम पोर वाटर प्रेशर आता है वो आता है एट सेंटर। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एन ओवर कंसोलिडेटेड क्ले सॉइल द प्रेशर अंडर विच the deposit has been fully consolidated in past is 125 kilonewton per meter square and present pressure is 75 kilonewton per meter square, then OCR is A है 75 upon 125, B है 50 to 75, C है 125 to 75, D है 200 to 75। तो OCR क्या होता है? ओवर कंसोलिडेट रेशियो। OCR ओवर कंसोलिडेट रेशियो, और इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम पास्ट प्रेशर टू प्रेजेंट प्रेशर। क्वेश्चन में जो मैक्सिमम पास्ट प्रेशर गिवन है वो है 125 एंड जो प्रेजेंट प्रेशर है वो है 75। तो ये इसका रेशियो आ गया। अगर OCR की बात करें तो OCR की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1 या इक्वल 1। इसकी ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। ये होता है, ये जो कर्व आता है वो होता है ओवर कंसोलिडेट क्ले, और ओवर कंसोलिडेटेड क्ले को क्या बोलते हैं हम? डेंस सैंड। और ये होता है लूज सैंड के लिए। तो यहाँ से ये इधर क्या आता है? इफेक्टिव स्ट्रेस आता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू क्या है? मैक्सिमम, और इस साइड हम जाते हैं तो मिनिमम वैल्यू आती है। तो ये तो होती है प्रेजेंट स्ट्रेस, और ये क्या है? मैक्सिमम प्रेजेंट स्ट्रेस, सॉरी मैक्सिमम पास्ट स्ट्रेस। तो इस वजह से जो OCR की वैल्यू आती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 या फिर इक्वल 1 कब होगी? जब प्रेजेंट प्रेशर है वो भी इसी पॉइंट पर है और पास्ट प्रेशर है वो सेम पॉइंट पर हो, तो उस केस में वैल्यू 1 आ सकती है, अदरवाइज इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द सॉइल सैंपल ऑफ ए कंसोलिडोमीटर पोर वाटर प्रेशर इज ए है मिनिमम एट सेंटर, बी है मैक्सिमम एट बॉटम, सी है मैक्सिमम एट टॉप, डी है मैक्सिमम एट सेंटर। तो जो कंसोलिडोमीटर टेस्ट है उसमें ये एज्यूम किया जाता है कि जो ड्रेनेज है वो डबल ड्रेनेज है। तो डबल ड्रेनेज की कंडीशन में मैक्सिमम पोर वाटर प्रेशर है वो सेंटर पे होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, मैक्सिमम एट सेंटर। Next question is the change take place during process of consolidation of a saturated clay would include A है increase in pore water pressure and increase in effective pressure, B है increase in pore water pressure and decrease in effective pressure, C है decrease in pore water pressure and effective stress, D है decrease in pore pressure and increase in effective pressure। तो बात करें अगर हम कंसोलिडेशन की, तो जब फुली सैचुरेटेड सॉइल मास है तो उस केस में जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है
वो एक्सप्लेड होता है और फाइनली ये क्या हो जाता है, 0 हो जाते हैं। तो यानी जो पोर वाटर प्रेशर है वो तो क्या है, डिक्रीज़ हो रहा है। और अगर इफ़ेक्टिव स्ट्रेस की बात करें तो इफ़ेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। अगर ये वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो ये वैल्यू क्या है, इंक्रीज़ होगी, मतलब एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, डिक्रीज इन पोर प्रेशर एंड इंक्रीज इन इफेक्टिव प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर कंसोलिडेशन टेस्ट इन लैब द थिकनेस ऑफ स्पेसिमेन इज ए है 10 mm, बी है 20 mm, सी है 40 mm, डी है 60 mm। तो जब भी हम कंसोलिडेशन टेस्ट करते हैं तो उस केस में जो स्पेसिमेन की थिकनेस, मिनिमम थिकनेस रखी जाती है वो है 20 mm। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ टाइम फैक्टर फॉर 50% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। ए है 0.2, बी है 0.848, सी है 1, डी है 2। तो जो टाइम फैक्टर है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन पे। अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन लेस देन और इक्वल 60% है तो टीवी की जो वैल्यू आती है वो आती है π/4 इंटू यू स्क्वायर। 50% गिवन है तो इसके लिए टीवी की वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 0.2 और एग्जैक्टली आती है 0.196। अगर बात करें 90% के लिए तो 90% के लिए भी आप ध्यान रख लेना, टीवी की वैल्यू जो आती है वो है 0.848। ये दोनों डेटा आपको ध्यान रखने हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्ले डिपॉजिट ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर एंड वॉइड रेशियो चेंज फ्रॉम 0.5 to 0.2, देन थिकनेस ऑफ सेटलमेंट लेयर इज ए है 1 सेंटीमीटर, बी है 1.5 सेंटीमीटर, सी है 2 सेंटीमीटर, डी है 2.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमें गिवन है क्ले की थिकनेस 10 सेंटीमीटर, टी की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, टी या एच जो भी आप डिनोट करते हो। वॉइड रेशियो है वो चेंज हो रहा है, यानी E1 है वो 0.5 है और E2 है वो 0.2 है। और पूछा गया है कि जो सेटलमेंट है वो कितना होगा, यानी S की वैल्यू, S मतलब डेल H की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए यहाँ से S इज इक्वल टू क्या होता है, डेल H अपॉन इज इक्वल टू H डेल E अपॉन 1 प्लस E नोट, जहाँ पे डेल E क्या है, चेंज इन वॉइड रेशियो, E नोट क्या है, इनिशियल वॉइड रेशियो। H की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, डेल E क्या आ जाएगा 0.5 माइनस 0.2 0.3, 1 प्लस इनिशियल वॉइड रेशियो ये वाला है तो ये 0.5, 3 अपॉन 1.5। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।